अगले आधे घंटे की इस बातचीत में हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई है, जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आई हैं आज़ादी के बाद इस देश में, और क्या-क्या चैलेंजेस रहे हैं, और किन वो कौन से तरीके होंगे जिसके द्वारा हम वैल्यूज़ को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो शिक्षा व्यवस्था थी हिंदुस्तान में वैदिक काल में। उस समय ज़्यादातर बच्चे गुरुकुल में जाया करते थे, या मंदिर में जाया करते थे, या विहारों में जाया करते थे, और वो पूरी तरीके से अपने गुरु पर आश्रित हुआ करते थे, और जो कम्युनिकेशन का माध्यम था वो सिर्फ ओरली था, और फिर उसी को वो आगे लेकर अपने जीवन में जाते थे। उस समय शिक्षा के लिए कोई भी शुल्क नहीं हुआ करता था। जब उनकी पढ़ाई या दीक्षा पूरी होती थी, उसके बाद वे अपनी अपनी इच्छा अनुसार, या जो भी उनसे हो सकता था, वो उसे गुरु दक्षिणा के रूप में देते थे। और ये जो पूरा कार्यक्रम चलता था उनके ब्रह्मचर्य में, ये एक ऐसे वातावरण में होता था जो उनके मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए बहुत लाभदायक होता था। एक बच्चा जब प्रकृति के बीच में रह के पढ़ता है, तो वो स्वस्थ रहता है और बेहतर तरीके से सोच पाता है, और खुद के लिए और समाज के लिए वो निर्णय ले पाता है। और उस समय सिर्फ ये उद्देश्य नहीं था कि बच्चा राजनीति शास्त्र सीख ले, या मेडिसिन सीख ले, या अर्थशास्त्र का उसको ज्ञान हो जाए, बल्कि जितनी कोशिश इन चीज़ों पर की जाती थी, उतना ही प्रयास ये भी किया जाता था कि एक व्यक्ति खुद को ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाए, और समाज में अपना मुकाम हासिल करे, और लोगों के विकास के लिए, आम जनमानस के लिए वो काम कर सके। तो मौजूदा स्थिति में अभी अगर हम देखें, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद, या यूं कहें अगर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद, जिस तरीके से शिक्षा ने पूरी दुनिया में करवट बदली है, वो शिक्षा अब सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट स्टैंडर्ड्स या प्रॉफिट मेकिंग पर आधारित है। सबकी कोशिश यही है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करें, जो कि अपने आप में सही है, और फिर कहीं पर जाके हम काम कर सकें। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में हम कहीं न कहीं खुद को खो देते हैं, या ये मतलब शायद जो व्यक्ति अपने आप को जान के और कुछ बेहतर कर सकता था, या कुछ नया कर सकता था, वो कहीं न कहीं शायद इसमें मिस हो जा रहा है। हम देखें कि आजकल के बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। मूल्यों में बहुत भारी गिरावट आई है। तो मूल्यों की बात अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एक रिपोर्ट अनुसार 2013 में एक रिपोर्ट आई सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अ, जो साक्षरता दर है हिंदुस्तान में, वो आज़ादी के बाद 12% से लगभग 75% तो पहुंच गई, लेकिन जो मानवीय मूल्य हैं उसमें बहुत भारी गिरावट आई है। और सुप्रीम कोर्ट ने एमएचआरडी को लिखा भी कि इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। तो अभी जो नया ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, नीपी में इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि
मूल वैल्यूज़ को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम में, और क्या कारण है कि जो ये वैल्यूज़ डिग्रेडेशन हुआ इस दौर में। तो जॉइंट फैमिलीज़ से न्यूक्लियर फैमिलीज़ की ओर हम लोग बढ़े। पहले जब बच्चे बड़े होते थे घर में, तो उनके पास आस-पास हमेशा बड़े बुज़ुर्ग रहा करते थे, या उनके पास कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा रहता था जो उनसे बातचीत किया करता था या उनको कहानियाँ सुनाया करता था। और एक जो कारण है कि इतना एक्सेसिव इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है या बच्चों के पास, कि जो उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करने में असक्षम हैं, और कभी-कभी हमने देखा है कि उसके कितने भारी परिणाम हमें चुकाने पड़े हैं। अब अगर हम बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी ने हमेशा ये माना कि जो राइटियस या सही तरीके की जो लिविंग है, राइट लिविंग है, वो सिर्फ वैल्यू एजुकेशन के द्वारा हम अचीव कर सकते हैं। और उन्होंने कहा कि प्लेजर विदाउट कंसाइंस एंड पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स, प्रेयर विदाउट डिवोशन, एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर, वेल्थ विदाउट वर्क, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी एंड कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। गांधी जी ने, अगर हम देखें इस कोटेशन को, हम वापस से पढ़ें और देखें, तो हम ये समझते हैं कि गांधी जी ने यही बताने की कोशिश की कि जीवन के हर पहलू में, चाहे वो हमारी प्रार्थना हो ईश्वर के लिए, चाहे हमारा वो काम करने का तरीका हो, चाहे हम जो कमाई करते हैं वो हो, चाहे हमारी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारी राजनीति हो, सब में मूल्य कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। तो देश जब आज़ाद हुआ, फिर उस दिशा में काम होना शुरू हुआ धीरे धीरे। पहले उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम साक्षर कर सकें और मैक्सिमम आउटरीच हम अपने स्कूल्स की रखें। तो जब ये सारी बातचीत हो रही थी, तो हर बार कहीं ना कहीं वैल्यू एजुकेशन के अराउंड भी बातचीत की गई है। तो जिसका सबसे पहला जो जिक्र है वो नेशनल कमीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो कि 52-53 में आया। वहाँ पर कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की गई कि जो शिक्षा का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य है वो कैरेक्टर बिल्डिंग है, कि हम अपने बच्चों को एक प्रोसेस में डालें, एक एजुकेशन प्रोसेस में डालें, और जब वो प्रोसेस खत्म हो तब तक वो जो बच्चा है वो अपने पोटेंशियल को फुल्ली रियलाइज कर चुका हो और अपनी कम्युनिटी में वो कंट्रीब्यूट कर सके। फिर जो ज़्यादा काम हुआ इस दिशा में वो 1980s के बाद हुआ वैल्यू एजुकेशन में। लेकिन उससे भी पहले अगर हम देखें तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन जो था, आज़ादी के पहले, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड 1943-46 में, उन्होंने मोरल एजुकेशन के अराउंड थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश की, और लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी जो है सिर्फ घर और समुदायों पर छोड़ दी, क्योंकि शायद उस समय उतने लोगों को स्कूलिंग या किसी भी तरीके की शैक्षणिक व्यवस्था का एक्सेस नहीं था। तो उन्होंने ये माना कि अगर हमें वैल्यूज़ को लोगों में डेवलप करना है, या तो ये जिम्मेदारी समाज की है और घरों की है। फिर कमेटी ऑन इमोशनल इंटीग्रेशन जो 1961 में बनी, उसने ये पॉइंट किया कि जो भी हमारे साइंस के स्टूडेंट हैं उनको ह्यूमैनिटीज़ का थोड़ा सा जानकारी होना ज़रूरी है। बल्कि उन्होंने एक पेपर भी रखा है, इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज, जो भी समय के प्रौद्योगिक संस्थान थे, तो कि इन बच्चों को भी थोड़ा सा ह्यूमैनिटीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और फिर जो एजुकेशन कमीशन आया, हमारा कोठारी कमीशन, उसने रिकमेंड किया कि हम अपने बच्चों को मोरल, सोशल और स्पिरिचुअल सभी तरीके की वैल्यूज़
हम रिकमेंड करना चाहते हैं, जिस पर फिर बाद में अच्छा खासा काम हुआ देश में। और यूनेस्को ने भी 1972 में भी और 1996 में भी उनकी दो महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं इस दिशा में, जिसमें वो वर्ल्ड पीस और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग या यूनिटी ऑफ मैनकाइंड के बारे में बातचीत करने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में बात करते हैं। तो एक जो रिपोर्ट थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की, उसमें जो कि ये 62 से लेके कोठारी कमीशन, जो कि फिर पराक्षा जो कमेटी की रिपोर्ट थी, जिसमें वो कहने की ये कोशिश करते हैं कि जो भी इस देश में जो प्रमुख धर्म हैं, उनकी जो इम्पोर्टेंट लर्निंग है, अगर हम उसको इंटीग्रेट कर सके अपने करिकुलम में, क्योंकि कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की थी कि मोरल और स्पिरिचुअल जो वैल्यूज हैं उस समय के एजुकेशन सिस्टम में, वो शायद उस समय वो नहीं प्रीच कर पा रहे थे उसके जरिए। तो फिर इसके बाद अगर हम देखें तो एनसीईआरटी का एक नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क आया था, जो कि एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था। और फिर 1986 में जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आया, उसके आने के बाद एनसीईआरटी ने अपनी सारी किताबों को, कक्षा 1 से 12 तक की सारी किताबों को रिवाइज किया। और जहाँ पर उन्होंने ये फोकस किया कि हम बच्चों की भागीदारी को मजबूत करेंगे कक्षा में, समाज में, प्रकृति से उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, ताकि जो हमारा जो छात्र है वो देश के विकास में सहायक। फिर इसके बाद प्लानिंग कमीशन का एक कोर ग्रुप बना, जो कि वैल्यू ओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशन पे था, और एक स्टैंडिंग कमेटी उस पे बनी, जहाँ पर उन्होंने प्राइमरी और हायर एजुकेशन को स्टडी किया, और उन्होंने रिकमेंड किया कि जो वैल्यू एजुकेशन है उसके लिए हमें टेक्स्ट बुक्स और नॉन टेक्स्ट बुक मटेरियल्स, जैसे ऑडियो विजुअल या स्टोरीज, चार्ट, पिक्चर्स, और विभिन्न तरीके की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हमें डिज़ाइन करनी चाहिए, और इसको करिकुलम से हमें अपने जो एग्जिस्टिंग उस समय प्लेस में था इंटीग्रेट करना चाहिए। और इन सर्विस और प्री सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स पर भी हमें साथ में जोर देना चाहिए, कि जब हमारे नए शिक्षक या जो आ रहे हैं वो इन चीज़ों को लेकर अपनी कक्षाओं में जाएं। तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने भी अपना कंसर्न दिखाया इस मुद्दे में, जो कि 1986 में आया। और उन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है वो यूनिवर्सल है, और इटर्नल वैल्यूज़ और यूनिटी और इंटीग्रेशन, इन सारी चीज़ों को के ज़रिए हम, मतलब एजुकेशन के माध्यम से हम अचीव कर सकते हैं। और फिर चवन कमेटी की जो रिपोर्ट आई, जो कि दोनों हाउसेस में उन्होंने प्रेजेंट की थी, उन्होंने भी वैल्यू ओरिएंटेशन ऑफ एजुकेशन पे अच्छा खासा काम किया। तो फिर एनसीएफ जो स्कूल एजुकेशन का था और एनपी पे, इसके आधार पर उन्होंने 2000 में जब ये रिपोर्ट जारी की, तो उन्होंने यूनिटी और जेंडर डिस्पैरिटी और इन सारी चीज़ों को जोड़ने की कोशिश की, जो कि कहीं ना कहीं वैल्यूज़ के अराउंड ही जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो एनसीएफ 2005 है, जो कि अभी बहुत रेलेवेंट है, वो पीस और ग्रैटिट्यूड और लव, इन सारी चीज़ों को प्रमोट करता है। वो कहता है कि हमें अपने बच्चों में इस तरीके से वैल्यूज़ को इम्बेड करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों की क्रिएटिविटी पर जोर दे सकें, उसको बढ़ा सकें, उनमें सेंसिटिविटी थोड़ा डेवलप कर सकें, डिसीज़न मेकिंग ले आ सकें, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम बच्चों में डाल सकें, ताकि जब बच्चे बड़े हों, क्योंकि वो एक बड़े समाज का हिस्सा हैं और काफ़ी डाइवर्स कल्चर है, वो उसमें सर्वाइव कर सकें और प्रॉस्पर कर सकें। तो
एनसीएफ ये भी बात कहता है कि जो एजुकेशन है वो एक सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस है, खुद को जानने का प्रोसेस है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इस मतलब जो ये पूरी व्यवस्था है इससे निकलने के बाद हम सिर्फ एक बेहतर साइंस के छात्र हों या बेहतर आर्ट्स के छात्र हों, बल्कि हम जब ये प्रोसेस ख़त्म हो तो ये सारी चीज़ें हों ही और उसके साथ साथ हम खुद को भी बेहतर तरीके से जान सकें। तो एनसीएफ का एक पेपर है, एजुकेशन फॉर पीस या शांति के लिए शिक्षा, जिसमें वो वैल्यूज़ को एक्वायर करने की बात करते हैं ताकि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बन सकें। तो इन चीज़ों को आगे ध्यान में रखते हुए हम अब धीरे धीरे वैल्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम अगर देखें तो ऐसे हमारे सामने अनेकों एग्जाम्पल या उदाहरण आते रहते हैं जहाँ पर स्कूल के बच्चे अपने टीचर्स को ही थ्रेट्स दे रहे हैं, या एक घटना आई हरियाणा से जहाँ पर एक बच्चे ने अपने शिक्षक को गोली मार दी, या एक दिल्ली से एक घटना आई जिसमें एक बच्चा एक अपने दूसरे साथी को मार रहा है और वीडियो बना रहा है। तो इन सारी, या अगर हम और भी देखें, और भी हमारे पास अभी रिसेंट ही एक केस है इतना बड़ा जो हुआ, सुसाइड। तो इन सारी घटनाओं को अगर हम देखें तो हम यही समझ पाते हैं कि अ, इस इस फास्ट मूविंग स्पेस में अगर हम खुद को इन सेल्फ अवेयर नहीं रख पाएंगे या हम माइंडफुल नहीं रहेंगे तो हम भी कहीं ना कहीं इस भीड़ का हिस्सा धीरे धीरे हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ तो आज के दौर में हर 4 किशोर व्यक्ति, जो किशोर युवा है हमारा, उसमें से एक को वो जो है वो अवसाद से ग्रस्त है, या जो क्राइम रेट है वो लगभग 50% इंक्रीज कर रहा है। ये सारे आंकड़े जब हम देखते हैं, या अगर हम अपना इंडिया का हम हैप्पीनेस इंडेक्स देखें तो उसमें हमारी रैंकिंग काफ़ी खराब है। मतलब 155 देश की रैंकिंग में हम कहीं ना कहीं 135वें स्थान पर। इस दिशा में काम करने की बहुत आवश्यकता है, और इस पर अभी हम बात करेंगे। और तो मूल्य क्या है, मतलब बचपन से ही हम लोग जो बात होती रहती है कि इसके आदर्श और इसके मूल्य बहुत अच्छे हैं या खराब हैं। लोग इस तरीके से गाँव में या शहरों में बात करते रहते हैं, या जब हम स्कूल जाते हैं तो कई लोग हम पे कमेंट भी करते हैं। तो वैल्यूज़ बेसिकली हमारी बिलीफ है, और जो कि हमें डिसीज़न लेने में मदद करती है, या हमारे आइडियल्स हैं, या हमें इनबिल्ट क्वालिटीज़ हैं जो कि हमारे एक्शंस को इफ़ेक्ट करती हैं। और एट द एंड हम किस तरीके से, हमारा जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का या दुनिया को देखने का, वो उस पर काफ़ी इसका अच्छा असर पड़ता है। तो वैल्यूज़ कैसे डेवलप होती हैं, हाँ, इस पर हम पहले बात कर लेते हैं। तो 2 तरीके की वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू होती है इन्नेट और एक होती है एक्वायर्ड। इन्नेट वैल्यूज़ वो होती हैं जो बचपन से, जन्म से हम में रहती हैं, और दूसरी वैल्यू होती हैं एक्वायर्ड, जो कि हम बड़े होते होते हुए ग्रहण करते हैं। तो वैल्यूज़ जैसे लव, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, ये सारी वैल्यूज़ कहीं न कहीं हम में जन्म से रहती हैं। लेकिन हम ज्यों-ज्यों बड़े हो रहे होते हैं और एक एनवायरनमेंट से के हम कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो इन वैल्यूज़ पर, जो हमारी इनबिल्ट वैल्यूज़ हैं, उन पर असर पड़ता है। तो या हम उन वैल्यूज़ को छोड़ते हैं, और या हम और वैल्यूज़, दूसरी वैल्यूज़ को हम एक्वायर करते हैं। तो एक्वायर्ड वैल्यूज़ में मतलब जब हम लोग बड़े हो रहे हैं, तो हम जो चीज़ें अपने स्कूलिंग से ले रहे हैं, या हम जो चीज़ें
सोसाइटी से देखकर बड़े हो रहे हैं। इन चीज़ों को हम देखते हुए जब चीज़ों को ग्रहण करते हैं या जिन मूल्यों को ग्रहण करते हैं वो एक्वायर्ड वैल्यूज़ के कैटेगरी में आते हैं। तो वैल्यू एजुकेशन की नीड क्या है अगर हम देखें तो गांधी जी ने कहा कि सोसाइटी को मोरली अपलिफ्ट करने की आवश्यकता है उस दौर में आज़ादी के देश आज़ादी के पूर्व ही। और जो उन्होंने प्रमुख कारण गांधी जी के अनुसार कहा कि मोरल डिग्रेडेशन का है वो ये है कि मानवीय जो मूल्य हैं उनके प्रति हम कॉन्शियस नहीं हैं या उनके प्रति हम इतना रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे के जरिए। और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है अल्कोहल का या ढेर सारी और भी बुराइयों का। वो काफ़ी समय से है जो कि अभी भी बहुत रेलेवेंट है और उस समय भी था। तो अब्यूज़ है वुमेन और चिल्ड्रन का या जो वल्नरेबल और अदर मेंबर्स हैं चाहे वो किसी भी कास्ट के हों या जो गरीब लोग हैं उनको लोग बहुत ही अलग नज़रिए से देखते हैं और परिवार टूट रहे हैं। तो ये सारे जो कारण हैं कुछ जो मूल्यों के गिरावट के प्रमुख हिस्सेदार हैं और भी बहुत ढेर सारे कारण हैं जो आप लोग आम बातचीत में हमेशा करते रहते हैं। तो नीड क्या है वैल्यू एजुकेशन की? ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम लगभग हर एक ह्यूमन बीइंग को एक दूसरे से राइटफुल वे में कनेक्ट कर पाए, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मीनिंगफुल प्रैक्टिसेस और बिलीव्स में एंगेज कर पाएँ और जो हमारे युवा हैं उनमें कंसाइंस डेवलप करें ताकि वो बेहतर डिसीजंस ले सकें, सही और गलत में अंतर पहचान सकें। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के अलावा मतलब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को और हमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ऑब्जेक्टिव्स पे अगर हम आएँ तो देखें ऑब्जेक्टिव्स क्या दिमाग में रख के हमेशा डिज़ाइन किया जाता है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के करिकुलम्स को कि जो मैं बात कर रहा था कि चाइल्ड की पर्सनालिटी चाहे होलिस्टिक डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास जो कि फिजिकल और मेंटल उसका ग्रोथ हो सके, उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का सृजन हो सके, उसमें स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म या नेशनल इंटीग्रेशन डेवलप हो। वो अपने डिसीजंस को मोरली जज करेगी कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। और सही गलत सिर्फ खुद के लिए नहीं या इंसान के लिए अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने समाज के प्रति वो कैसे डिसीजंस ले रहा है या एनवायरनमेंट के प्रति उस वो कैसी उसकी लाइफ स्टाइल है, कैसे डिसीजंस ले रहा है। और सोशल इमोशनल लर्निंग हम बच्चों में डेवलप कर सकें। अभी ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है जिसमें वेस्ट में और अब हाल ही में हिंदुस्तान में भी काफ़ी काम हुआ है। काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ पश्चिमी देशों में लगी हुई हैं इस पर काम करने के लिए। तो अब हम अगर देखें तो वैल्यूज़ को हम अगर कैटेगराइज़ करें तो मेनली हम 5 कैटेगरीज़ में इसको बाँट बाँट पाते हैं। तो जिसमें सबसे पहला है पर्सनल वैल्यूज़। ये आपकी पर्सनल बिलीफ्स हैं, आपके एटीट्यूड्स हैं, आपके एक्शंस हैं। और फिर आते हैं हमारे सोशल वैल्यूज़। सोशल वैल्यूज़ से आप लोग परिचित होंगे जब हम लोग पॉलिटी या सिविक स्टडीज़ पढ़ते हैं तो उसमें इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रीडम ये सारी चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस की जाती हैं। तो सोशल वैल्यूज़ की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ इंडिविजुअल या छोटे ग्रुप की बात नहीं करते, हम बड़े जनमानस की बातचीत करते हैं। उसमें जब भी ज़िक्र होता है एक पॉपुलेशन के एक अच्छे सेगमेंट को ध्यान में रख के हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। फिर पॉलिटिकल वैल्यूज़ में उसको कैटेगराइज़ किया गया है
इसमें डेमोक्रेसी या सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र होता है। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में मतलब कि जैसे जो व्यक्ति पैसा अच्छा कमा रहा है तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स पे करे, या बाकी जो लोग हैं जो इतना अभी सक्षम नहीं हो पाए हैं और पॉवर्टी में हैं, उनकी मदद करें, और बाकी लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे मेहनत करें और कंट्रीब्यूट करें। फिर रिलीजियस वैल्यूज़ में इसको कैटेगराइज किया गया है, जिसमें हम अ, धार्मिक मूल्यों से जुड़ने की कोशिश करते हैं, और रिलीजियस बिलीफ्स को हम ज़्यादा अगर बेहतर यही होता है जब हम उसको स्पिरिचुअल बिलीफ्स कहते हैं, उसको किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से ना जोड़कर उसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जाए। ये फैक्टर्स हैं जो हमारे मोरल बिहेवियर्स को डिटरमिन करते हैं। सोशलाइजेशन हो गया, कितना हम अवगत हो रहे हैं समाज से या खुद से या बाहर निकल रहे हैं, फिर हमारा मोरल जजमेंट कैसा है, मोरल फीलिंग्स जो हमारा है, खुद के बारे में हम कैसा महसूस करते हैं, कोई गलत काम करते हैं क्या हम गिल्ट महसूस करते हैं या नहीं करते हैं, एम्पैथी की क्या भावना है हमारे अंदर, वो हमारे मोरल बिहेवियर को डिटरमिन करता है। कि कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति परेशान है या दूसरा व्यक्ति कोई अ, बुरी परिस्थिति से गुजर रहा है तो हम उसको उसकी जगह खुद को रख के देख रहे हैं या नहीं। फिर जो कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज है, ये भी हमारे मोरल बिहेवियर को डिटरमिन करता है, क्योंकि इन वर्स्ट सिचुएशंस हम कैसे डिसीजंस लेते हैं। तो इसमें मूल्य आधारित शिक्षा में शिक्षकों का क्या महत्व है या क्या रोल है, इससे रोल ऑफ टीचर्स में मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा। इससे आप लोग भली भांति परिचित हैं, इस पे ऑलरेडी मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी बातचीत हुई है और आप लोग आपस में भी करते रहते होंगे। तो बेसिकली क्लासरूम एनवायरनमेंट को हम अच्छा रखें और वन टू वन कन्वर्सेशंस को प्रमोट करें, और अपनी जो पार्ट हमारी जो पेडागॉजी है जो हम यूज़ कर रहे हैं क्लासरूम में, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, फिलॉसफी से जोड़ें उसको। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को करिकुलम में लाने के लिए दो अप्रोच हैं मेनली। तो एक तो ये है कि कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसको एज अ सेपरेट सब्जेक्ट देखते हैं। आपको ध्यान होगा कि मॉरल वैल्यूज़ या मॉरल साइंसेस एज अ टेक्स्ट बुक कई बार हम लोग जब स्कूल में थे तो हमने देखा होगा, और वहीं पर कुछ ऐसे संस्थान या स्कूल्स हैं जो कि अपनी सारी एक्टिविटीज़ में इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, चाहे फिर वो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं मतलब मेडिटेशन, योगा और अन्य तरीके की चीज़ें। तो जो जो ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें वैल्यूज़ तो छुपी हुई हैं उन किताबों में, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो कोशिश यही है कि वो बच्चे इंफॉर्मेशन को सीक कर रहे हैं, या वहाँ पर इस चीज़ का ये प्रचलन है कि डू एज यू आर टोल्ड टू डू, और इस टू वे कम्युनिकेशन शायद वहाँ पर कहीं ना कहीं मिसिंग होता है। लेकिन जो दूसरे तरीके के या जो स्कूल हैं जहाँ पर इंटीग्रेटेड वे ऑफ अप्रोच है वैल्यू बेस्ड करिकुलम को बच्चों में डालने का, तो वहाँ पर अलग अलग विभिन्न गतिविधियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच में अगर हम देखें तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स और एक्टिविटीज़ जैसे फिजिकल एजुकेशन हो गया, जो हेल्थ, स्ट्रेंथ और एजिलिटी, इन वैल्यूज़ को इम्पार्ट करता है। स्पोर्ट्स हो गया जो करेज, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, इन चीज़ों को प्रमोट करता है, या वर्क एक्सपीरियंस हो गया या सोशल स्टडीज़ हो गया। फिर कई हम तरह तरीके के फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं,
और अलग-अलग सिर्फ पाठ्यक्रम की ही नहीं बल्कि कुछ और भी किताबें, चाहे वो बायोग्राफी हों या किसी भी रेवोल्यूशन को लेकर हो, इन चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो हम वैल्यूज़ से कहीं न कहीं हम जुड़ते हैं। और जो दूसरा मेथड है, पहला इंटीग्रेटेड अप्रोच हो गया, फिर दूसरा करिकुलर अप्रोच है, जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्स्ट बुक पे डिपेंडेंट हैं और सप्ताह में 1 दिन हम एक पीरियड तय कर लेते हैं कि आज हम इस दिन हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की पढ़ाई करेंगे। तो जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है उसको हम होल स्कूल अप्रोच भी बोलते हैं, जिसमें हम जो डे टू जो पूरी एक्टिविटी है दिन की एक बच्चे की, उस उसके ज़रिए हम बच्चे में वैल्यू इम्पार्ट कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ और ग्लोबल पर्सपेक्टिव में हम बच्चे को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम क्या है कि पेडागॉजी ऑफ वैल्यूज़ को हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम कौन-कौन सी वैल्यूज़ को कैटर कर रहे हैं और फिर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जैसे एनेक्डोट्स हैं या स्टोरी टेलिंग है, ग्रुप एक्टिविटीज़ है, क्वेश्चनिंग है, डिस्कशन है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, इन चीज़ों को यूज़ करके हम वैल्यू इम्पार्ट करते हैं। तो वैल्यूज़ जो कोर वैल्यूज़ हैं हमारी जैसे लव, काइंडनेस, कंपैशन, मर्सी, इंटीग्रिटी, ग्रैटिट्यूड, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये कोर वैल्यूज़ हैं और इन पर हम काम करके आगे बढ़ सकते हैं या यहीं से हम शुरुआत कर सकते हैं खुद के लिए भी और जो जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूल में आ रहे हैं। अगर हमें काम करना है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे तो हमें बहुत ही शुरुआत से ही जब प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्कूलिंग में जो बच्चा है जब वो विद्यालय आ रहा है तो हम एक ऐसा वातावरण बनाएं कि जहाँ पर वो उसके डेवलपमेंट के साथ साथ वो अपनी वैल्यूज़ को लेकर भी आगे बढ़े। और ये भी एक डायलॉग है कि जो जिम्मेदारी है वो सोसाइटी या उस परिवार की है, लेकिन क्योंकि बच्चा जो है वो अच्छा खासा समय अपने विद्यालय में बिताता है तो विद्यालयों की भी यहाँ पर एक भूमिका है अच्छी खासी। फिर उनको अलग अलग एक्टिविटीज़ जैसे गेम, योगा, डांस, जिम्नास्ट, इन सब चीज़ों में हम इंगेज करें और तो वैल्यू एजुकेशन हेल्प क्या करेगा इन चीज़ों कि वो खुद को समझ पाएगा, एक बेहतर डिसीजन मेकिंग कर पाएगा और खुद का मैनेजमेंट कर पाएगा। खुद का मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट आ गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट आ गया या लाइफ मैनेजमेंट आ गया। और डिसीजन मेकिंग में क्या है क्योंकि आज के इस दौर में अगर हम उसको ये नहीं सिखा पाएंगे कि वो खुद के लिए कैसे डिसीजन लें तो शायद आगे आने वाले टाइम में उसके लिए काफ़ी कठिनाई होगी। फिर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन क्योंकि कोलैबोरेशन अगर हम यूँ कहें आने वाले टाइम का स्किल है जिसमें हम सिर्फ अकेले ही नहीं काम कर रहे होंगे बल्कि एक, एक टीम के साथ या कुछ लोगों के साथ हमेशा काम कर रहे होंगे। तो यहीं पर मैं कुछ एक दो पॉइंट और रिपीट कर देता हूँ कि वैल्यू एजुकेशन से हम मतलब आत्म सजगता या संवेदनशीलता का विकास करते हैं और एक भय मुक्त होकर हमारा जो स्टूडेंट है वो संवाद कर सके उसको हम सक्षम बनाते हैं, वे संवेदनशील हो सके और उसके साथ साथ वो विवेकशील हो